हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस लॉ में आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उसका प्लेलिस्ट जो है आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो चैप्टर 4 जो है ये है कैपेसिटी ऑफ पार्टी, जिसको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट भी इसको हम लोग कहते हैं, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज भी हम लोग इसको कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो दो पार्टीज आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो पार्टीज का कैपेबिलिटी क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग मानेंगे कि वो कैपेबल हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ कैसे पार्टीज जो हैं वो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और कुछ लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हैं तो उनका कैपेसिटी का हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 बिजनेस लॉ में कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जिसको हम लोग कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज भी कहते हैं, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी? अब हम लोग बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है ये क्या है। आइए बात करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज, जैसे कि पहले हम लोगों ने बात किया है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, और इसके बाद ये आपका आता है एक एसेंशियल एलिमेंट कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी पार्टीज का कैपेसिटी क्या है होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी है हियर मीन्स कंपिटेंस ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक पार्टीज को कैपेबल होना चाहिए। वो कैपेसिटी क्या है वो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर में सेक्शन 11 में देखने को मिलेगा। एवरी पर्सन इज competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject। कहता है सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि कोई भी पार्टीज जिसका एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है, जो मेजर है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है, कैपेबल है, उसका कैपेसिटी है। हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, और जो एक संतुलित दिमाग का आदमी हो, साउंड माइंड हो, है ना। तो अनसाउंड माइंड क्या है इस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे आगे, वो भी पढ़ना है। तो साउंड माइंड, संतुलित मानसिकता का आदमी हो, इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, और किसी भी तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा वो डिस्क्वालीफाइड नहीं कर दिया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति को हम लोग मानेंगे कैपेबल। तो 3 चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। पहला, वो मेजर होना चाहिए यानी माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए यानी साउंड माइंड होना चाहिए, दिमाग ठीक ठाक होना चाहिए। और तीसरा है कि वो कानून के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें अगर फुलफिल करता है कोई भी, तो वो पार्टी, वो पर्सन कैपेबल है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा। तो ये 3 चीज़ हम लोगों ने अभी देखा। इस डिटेल में जो हम लोगों ने बात किया, 3 चीज़ें निकल करके आती है। माइनर्स, अच्छा, सेक्शन 11 डिक्लेयर करता है कि फॉलोइंग पर्सन्स टू बिकम इनकम्पिटेंट। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये कहता है कि ये इनकम्पिटेंट है। इनकम्पिटेंट यानी असक्षम है, कॉन्ट्रैक्ट ये लोग नहीं कर सकते। कौन कौन है? पहला तो कहता है जो माइनर है वो नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। और जो लॉ के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट करने में जो डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, जिसको बाहर कर दिया गया है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है, आगे हम लोग बात करेंगे डिटेल में। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि आप डिस्क्वालीफाइड हैं या फिर आप क्वालिफाइड हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के आप कैपेबल हैं या नहीं, ये प्रूफ किसको करना है? तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये उसी को प्रूफ करना है, ठीक है। इन द आईज ऑफ लॉ एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो हर आदमी जो कैपेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इफ अ पर्सन वांट्स टू absolve himself of the obligations under a contract on the ground of incompetency, then the onus is, onus मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। कहता है कि अगर कोई पर्सन absolve himself, अगर वो पाया जाता है ऑब्लिगेशन यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी,
अगर वो पाया जाता है लॉ के अकॉर्डिंग कि वो इनकैपेबल है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, इनकॉम्पिटेंस है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो ऐसे केस में जो ओनर्स है यानी जिम्मेदारी किसकी है कि ये प्रूव करे वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, वो कैपेबल है या नहीं, तो उसी की है जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, जिस पर ये कानून के द्वारा ये बात लगाया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, अगर वो इनकैपेबल है, असक्षम है, तो उसी को प्रूव करना पड़ेगा दैट ही वॉज इनकम्पिटेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब आप कैपेबल थे या इनकैपेबल थे। चलो अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके। जो तीन हम लोगों ने हेड देखा है, पहला तो है माइनर, दूसरा अनसाउंड माइंड, और तीसरा है डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम लॉ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो तीनों को अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो माइनर कौन है? तो लॉ के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1872, ध्यान रहे कि ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर में नहीं है माइनर का डेफिनेशन, ये आपका मेजॉरिटी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है 1875, जिसके अंदर माइनॉरिटी का डेफिनेशन दिया गया है कि एक पर्सन हु इज नॉट द एज ऑफ 18 इज कॉल्ड माइनर। एक पर्सन जो नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी जिसका 18 साल पूरा नहीं हुआ है, वो माइनर है। अब बात करते हैं माइनर्स का अग्रीमेंट कैसा माना जाता है, वो लीगल है, लॉफुल है या नहीं कानून के नज़र में। सेक्शन 11 क्लियरली अब हम लोग बात करते हैं माइनर्स अग्रीमेंट कैसा होगा। सेक्शन 11 क्लियरली स्टेट्स दैट अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ अ पर्सन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड इम्प्रेसिव इनऑपरेटिव एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही। तो अगर कोई माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वॉइड है, यानी वो शून्य माना जाएगा, वो बेकार माना जाएगा, वो कोई लॉफुल नहीं माना जाएगा। और वो क्या है, एब इनिशियो, और इनऑपरेटिव है। एब इनिशियो स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही वो एब इनिशियो, शुरू से ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अग्रीमेंट भी नहीं है। द लॉ प्रोटेक्ट्स द माइनर्स सिंस माइनर्स नीड प्रोटेक्शन बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट। और चूंकि वो माइनर हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन माइनर का जो राइट्स है, उसका जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, तो प्रोटेक्ट कौन करेगा? लॉ करेगा। तो माइनर तो चूंकि माइनर है तो उसके प्रॉपर्टीज़ का, उनका, उसके लीगल स्टेटस का रक्षा कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा? तो लॉ करेगा। A minor can receive benefit of action but is not bound by any obligation or answerable for any action. The law goes to the extent that even if a minor enters into a contract by telling a lie, no legal action can be taken against him. तो अगर कोई एक माइनर है तो उसका भरण पोषण करने के लिए, उसके फुलफिलमेंट के लिए, हाँ, उसको कानून वो बाउंड नहीं है। कहता है कि माइनर कैन रिसीव बेनिफिट ऑफ एक्शन, माइनर किसी भी तरह का बेनिफिट तो वो ले सकता है, बट इज नॉट बाउंड बाय एनी ऑब्लिगेशन, लेकिन किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसका कि वो उस जो फैसिलिटीज आपने उसको सर्विस दिया उसके बदले में वो कुछ पे करे। पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और आंसरेबल भी नहीं है। लॉ गोज टू द एक्सटेंट दैन इवन इफ अ माइनर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलिंग अ लाई, अगर वो झूठ बोलता है कि मैं मेजर हूँ, मैं माइनर नहीं हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कुछ आपने बेच दिया, कुछ खरीद लिया अगर आप उससे, अगर तो इलीगल माना जाएगा लॉ कानून के नज़र में, और फंसेंगे आप। नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम, और कोई भी कानूनी जो है एक्शन, लॉफुल एक्शन आप उसके अगेंस्ट नहीं ले पाएंगे फिर। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर इज लायबल टू पे फॉर द नेसेसरीज। अब हम लोग बात करते हैं कि जो माइनर है, मान लेते हैं कि उसे घर में और दूसरा कोई है नहीं बड़ा, वो माइनर ही बस अगर है, तो उस माइनर का जो नेसेसरीज है, जो नीड है, जो बेसिक नीड्स है, उसको फुलफिल करने के लिए कानून क्या है, लॉ क्या करता है कि उस बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसके कुछ प्रॉपर्टीज से जो है पेमेंट कर दिया जाता है अगले पार्टीज को, जिसके द्वारा या जिससे उसको सर्विसेज वगैरह मिल रहा है।
क्योंकि ऐसे केस में तो भाई माइनर से कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, माइनर से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, कुछ लेगा देगा नहीं, तो माइनर आखिर जिंदगी कैसे जिएगा अगर उसके आगे पीछे कोई है नहीं तो फिर बड़ा। तो इसीलिए माइनर के लिए क्या फैसिलिटीज है लॉ में कि ये सेक्शन 8 कहता है, ये प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर इज लाइबल टू पे फॉर द नेसेसरीज, कि लाइबल कि माइनर को अगर कोई नेसेसरीज की जरूरत है, बिल्कुल नीड, बिल्कुल बेसिक नीड्स की अगर कुछ जरूरत है चीज वस्तुओं की, तो वो उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसके प्रॉपर्टी से भरपाई करवाया जाएगा। लॉ में ऐसा बात लिखा है। द मेन पर्पस ऑफ द सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दो सप्लाइंग दीज नेसेसरीज टू द माइनर। ये लॉ, चूंकि ये सेक्शन जो है इसलिए बनाया गया है कि जो नेसेसरीज जो देगा, जो प्रोवाइड करेगा, जो पे करेगा, उसके बदले में उसको पेमेंट कहाँ से मिलेगा, तो कानून लॉ के द्वारा मिलेगा, इसीलिए ये सेक्शन बनाया गया है। बट what is important to note is that the minor personally cannot be held liable, लेकिन माइनर जो है वो पर्सनली वो लाइबल नहीं है, कि जो नेसेसरीज और जो नीड का फुलफिल कराया जा रहा है किसी के द्वारा, जो सर्विसेज रेंडर्ड बाय एनीबडी टू हिम, किसी के द्वारा जो सर्विसेज वो ले रहा है, उसको मिल रहा है, उसके बदले में वो खुद पे करे, इसके लिए वो लाइबल नहीं है। उससे आप भरपाई नहीं करवा सकते हैं, किसी भी तरह का कंपनसेशन उसके द्वारा डायरेक्टली माइनर से आप नहीं करा सकते हैं, लॉ के द्वारा उसके प्रॉपर्टी से कराया जाता है। इट इज हिज प्रॉपर्टी दैट इज लाइबल नॉट द माइनर। तो माइनर जो है वो लाइबल नहीं है, बल्कि माइनर का जो प्रॉपर्टीज है वो लाइबल है, और कानून के द्वारा वो लाइबिलिटी को फुलफिल किया जाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल है, एक केस स्टडीज है जो बड़ा रिलेवेंट है, प्रचलित है, इस पर हम लोग बात करते हैं। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अब समझिए, अ माइनर धर्मोदास mortgaged some property in favor of Brahmadatt, husband of Mohri Bibi, for a loan for rupees 20,000, out of which Brahmadatt paid the minor a sum of rupees 8,000। तो धर्मोदास घोष जो है ये एक माइनर है, और ये एक दूसरा एक सज्जन है, उसका नाम है ब्रह्मदत्त। तो माइनर जो है ब्रह्मोदास घोष, ये जाता है और इसको ब्रह्मदत्त को बोलता है कि मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है और आप मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए। तो ब्रह्मदत्त जो है बोलता है 20,000 अभी मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, तो 8,000 रुपये ब्रह्मदत्त जो है वो धर्मोदास घोष को दे देता है। बात बन गया। अब आगे चलते हैं। ही बिकेम अ मेजर अ फ्यू मंथ्स लेटर, और कुछ महीने के बाद जो है धर्मोदास जो था वो बिकेम मेजर, और अब वो बालिग हो गया। पहले वो नाबालिग था, अब वो बालिग हो गया, अब 18 साल से उम्र उसकी ज़्यादा हो गई। And filed a suit for the declaration that the mortgage executed by him during his majority was void। कहता है अब बाद में जाकर के धर्मोदास घोष ने क्या किया, उसने जो है केस कर दिया जाकर के, FIR केस कर दिया जाकर के, हाँ किस पर कर दिया, ब्रह्मदत्त पर, कि जब मैंने ये अग्रीमेंट किया था, ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब मैं माइनर था, तब मैं मेजर नहीं था, और आपने मुझे कोई पैसा वगैरह नहीं दिया है, तो मुझे पैसा नहीं लौटाना है, मैं पैसा नहीं लौटाऊंगा, मैंने कुछ पैसा ही नहीं लिया है। इस तरह का झूठा केस कर देता है। एंड शुड बी कैंसल्ड, और बाद में यहां से देखते हैं हम लोग फिर से, लेटर एंड फाइल अ सूट फॉर द डिक्लेरेशन दैट द mortgage executed by him during his minority was void। और धर्मोदास घोष कहता है कि जब ये एग्रीमेंट हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब पैसे का मोर्गेज लेन देन हुआ, लोन का, कर्ज का, तब मैं माइनर था, इसलिए मेरे ऊपर कोई केस बनता नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट करने का मेरे को तो उस समय कैपेसिटी भी नहीं था, मैं कैपेबल भी नहीं था, इसीलिए पैसा लेन देन वाला बात सब वाइड है, बेकार है, नष्ट किया जाता है ऐसा एग्रीमेंट को। एंड शुड बी कैंसल्ड, और इसीलिए इसको कैंसिल कर देना चाहिए। इट वॉज हेल्ड दैट अ मोर्गेज बाय माइनर वॉज वॉइड एंड ब्रह्मदत्त वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ मनी, और इसीलिए वो माइनर जो है वो पैसा ब्रह्मदत्त को लौटाए, ऐसा नहीं है, लौटाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर ब्रह्मदत्त क्यों नहीं है, मोहरी बीबी क्यों है? क्योंकि जब केस मुकदमा जब चल रहा था, तो बाद में आगे चल करके जो है ब्रह्मदत्त की जो है उसकी मृत्यु हो गई, उसका डेथ हो गया, और बाद में जब हियरिंग वगैरह हुआ और जब जजमेंट आया, तब उसकी जो वाइफ थी मोहरी बीबी, वो जीवित थी, इसलिए इस केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अब आप समझ गए होंगे। तो आप देख रहे हैं ना कैसा झंझट हो गया बिल्कुल, कि माइनर से जब डील किया गया तो बाद में माइनर जब मुकर जाता है कि नहीं मेरे से कोई पैसा का लेन देन नहीं हुआ है, और फिर वो चुकाएगा भी नहीं। खैर,
सेकेंड पॉइंट पर अब हम लोग चर्चा करते हैं पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी अनसाउंड माइंड यानी दिमाग जो है वो असंतुलित है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है। कैसे जानेंगे किसको अनसाउंड माइंड में रखा गया है? एनी पर्सन विथ अनसाउंड माइंड इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ओनली अ पर्सन विथ अ साउंड माइंड कैन कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी पर्सन वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जो साउंड माइंड यानी संतुलित मानसिकता का आदमी है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। A person is said to be sound mind for the purpose of making a contract if at the time he makes it he is capable of understanding it and framing rational judgment as to its effect upon his interests। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो संतुलित मानसिकता का इंसान होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, बुद्धिजीवी होना चाहिए, और जिस बात को लेकर के आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका समझ, उसका अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, उसको साउंड माइंड मान लिया जाएगा, साउंड माइंड का व्यक्ति मान लिया जाएगा। टाइप्स ऑफ पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, तो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति पर्सन किसको माना जाएगा? तो यहाँ पर 5 तरह के का इंसान है जिसको हम लोग लॉ कानून कहता है कि इसको हम लोग अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति मानते हैं। जैसे एक है इडियट, फिर है ल्यूनेटिक, डंकर्ड और डिलीरियस पर्सन, हिप्नोटिज्म और मेंटल डिके। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इडियट। जो इडियट है उसको लॉ कहता है कि ये अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है। देखिए इडियट कौन है? एन इडियट इज अ बॉर्न फूल, जो जन्मजात यानी जब पैदा हुआ है वो तब से बेवकूफ़ है, यानी उसका जन्म हुआ और वो बेवकूफ़ है, उसको अक्ल ही नहीं आया बिल्कुल। हु हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट हिज मेंटल पावर्स, और जन्म के साथ ही वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, उसकी दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। कुछ लोगों को देखते होंगे आप ऐसा समाज में, तो वो इडियट है लॉ के अनुसार। अ पर्सन हु कैन आंसर सिंपल क्वेरीज अबाउट नेम, एज, etc इज नॉट डीम्ड टू बी एन इडियट। लेकिन ऐसा व्यक्ति, अब लॉ कहता है कि तो फिर इडियट कैसे समझे वो इडियट है या नहीं? तो जो भी पर्सन अपना नाम जानता है, अपना नाम बता सकता है, एज बता सकता है, अपना एज और नाम के बारे में उसको जानकारी है, वो जानता है, वो बता सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, तो उसको हम लोग इडियट नहीं मानेंगे, वो इडियट नहीं है। एन इडियट कैन नेवर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर कोई इडियट है तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। इफ सच अ पर्सन हैज बीन प्रोवाइडेड द नेसेसरीज ऑफ लाइफ for which there has been no payment, such payments can be realized from his property, कहता है, but the idiot personally cannot be held responsible। लेकिन अगर ऐसा कोई अगर इडियट है तो उस इडियट का भी तो कुछ नेसेसरीज होगा, उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, तो उसके जो बेसिक नीड्स और नेसेसरीज का जो फुलफिलमेंट किया जाएगा उस इडियट के जो प्रॉपर्टीज़ है उससे वसूला जाएगा, और उस पैसे से जो है जिसने उसके नेसेसरीज का फुलफिलमेंट किया है उसको वो पेमेंट किया जाएगा। लेकिन डायरेक्टली द पर्सन हु इज इडियट इज नॉट लाइबल टू पे एनी मनी टू देम फ्रॉम हुम दे हैव टेकन एनी टाइप ऑफ सर्विसेज और एनी फैसिलिटीज। अब यहाँ पर एक और केस है, इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वरधारी सिंह, 1957 का ये केस है। देखिए, a property worth about rupees 25,000 was agreed to be sold by a person for rupees 7,000 only। 25,000 रुपये का एक प्रॉपर्टी है जो कि 7,000 में बेच दिया गया है। His mother proved, और जिसने 7,000 में बेच दिया 25,000 का प्रॉपर्टी को, उसकी माँ कहती है His mother proved that he was an idiot, और उसकी माँ प्रूव कर दी कि मेरा बेटा जो है ये इडियट है, इसने 25,000 का सामान, 25,000 का प्रॉपर्टी 7,000 में बेच दिया। Incapable of understanding the transaction, और ये जो है ट्रांजैक्शन यानी लेन देन को समझने में असमर्थ है, इज नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड इट, इसीलिए इसे रद्द किया जाए। द सेल वॉज हेल्ड टू बी वॉइड, और इसीलिए इस सेल को वॉइड माना जाए, निरस्त माना जाए, नष्ट कर दिया जाए। आगे देखिए, सेकंड है ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब क्या होता है? कौन है ल्यूनेटिक? देखिए, अ पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज मेंटल पावर्स बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट, इलनेस और पर्सनल ट्रेजेडी इज कॉल्ड ए ल्यूनेटिक। तो ल्यूनेटिक का मतलब होता है कि कभी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कभी ऐसा कोई बड़ा बीमारी उसको हो गया, कोई इलनेस हो गया जिसके कारण जो है वो अपना मानसिक संतुलन हमेशा के लिए खो दिया है, उसको ल्यूनेटिक कहते हैं। तो ल्यूनेटिक अगर कोई है तो ये भी पीरियोडिक इंसैनिटी, तो वो भी जो है कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। ल्यूनेसी डिनोट्स पीरियोडिक इंसैनिटी एंड पीरियोडिक सैनिटी। लेकिन ऐसा आदमी को जो है ना बीच बीच में कभी सुने होंगे आप, दौरा पड़ता है, कभी वो ठीक ठीक बात करता है, समझदारी भरा बात करेगा, कभी कभी पागल जैसा बात करता है बिल्कुल, तो ये दौरे का बात है, कभी आता जाता है। ल्यूनेटिक 2 तरह का होता है, टाइप्स ऑफ ल्यूनेटिक 2 तरह का। दोज हु आर नॉर्मली ऑल राइट, कुछ लोग ऐसे हैं जो जनरली ठीक हैं,
but have a periodic fits of lunacy, लेकिन कभी कभी उनको दौरा पड़ता है पागलपन का. Such persons are incompetent to contract when they are of unsound mind. लेकिन जब वो अनसाउंड माइंड, असंतुलित दिमाग, मानसिक अवस्था जब उनकी हो जाती है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. लेकिन हाँ, जब उनकी दिमागी हालत ठीक है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. Those who are normally insane but are sometimes of sane mind. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानसिक संतुलन जनरली सेन ठीक रहता है, कभी कभी वो इंसेन हो जाते हैं, बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं. सच पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन देयर स्टेट ऑफ माइंड इज साउंड. तो खैर फर्स्ट वाले जो केस में जो है वो अनसाउंड माइंड वाला ही उसको मान करके वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. लेकिन सेकेंड वाला जो केस हम लोग देख रहे हैं, जो नॉर्मली इंसेन है बट समटाइम्स ऑफ सेन माइंड, जो जनरली ठीक रहता है, उसका मानसिक संतुलन ठीक है, कभी कभी गड़बड़ा जाता है, कभी कभी दौरा पड़ता है तब. तो जब उसको दौरा नहीं पड़ रहा है, जब उसका मानसिक संतुलन ठीक है, तब वो कैन कॉम्पिटेंट एंड मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर प्रोक्योरिंग द नेसेसरीज ऑफ लाइफ फॉर अ ल्यूनेटिक एंड हिज डिपेंडेंट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन ल्यूनेटिक के बदले में जो उसका जो डिपेंडेंट है उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है. अब बात करते हैं डंकर्ड और डिलीरियस पर्सन. डंकर्ड, पियक्कड़, जो हमेशा शराब पी करके रहता है, बेहोशी में है, मदहोशी में है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा पर्सन इज नॉट कैपेबल टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट. अ पर्सन हु इज इंटॉक्सिकेटेड बाय ड्रिंकिंग और इज इन अंडर the influence of drugs or is delirious because of pain or sickness cannot make a rational decision and as such is incompetent to make a contract. तो जो सिकनेस, जो पेन, किसी तरह का सिकनेस फील कर रहा है, डिलीरियस की अवस्था में है, पियक्कड़ है, शराब पी रखा है उसने, बेहोशी में है, मदहोशी में है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. It produces temporary incapacity till the man is under the effect of intoxication, creating impotence of mind. He stands on the same footing as a lunatic. और ये जब पी लेता है, जब शराबी अगर कोई है, पियक्कड़ है, शराब उसने पी रखा है, डिलीरियस माइंड उसका जब हो गया है, तो वो भी ल्यूनेटिक जैसा ही होता है. उसका मानसिक संतुलन अभी उसने खो दिया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं कर सकता है. हिप्नोटिज्म का बात करते हैं, आपने फिल्म वगैरह में देखा होगा. हिप्नोटिज्म का मतलब होता है वो कि कोई कहता है कि तुम मेरी आंखों की तरफ देखो, मैं ऐसा करता हूँ, तुम ऐसा करो, अब देखो तुम्हारा हाथ उठ रहा है, अब देखो तुम्हें ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वगैरह वगैरह. तो हिप्नोटाइज करके अगर किसी से अगर आप कॉन्टैक्ट कर लेते हैं तो ये कॉन्टैक्ट वाइड है, ऐसा भी कॉन्टैक्ट नहीं माना जाएगा, कॉन्टैक्ट ऐसा नहीं हो सकता है. तो हिप्नोटिज्म जो है ये भी नहीं किया जा सकता है. और हिप्नोटाइज करके अगर आप किसी से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं तो ये अनलॉफुल माना जाएगा. नेक्स्ट है मेंटल डिके. मेंटल डिके का मतलब होता है मानसिक संतुलन किसी ने खो दिया है, ठीक नहीं है. इट इज impertinent to mention here that old age does not come under the provisions of this section unless it is proven beyond doubt that the party to the contract was of unsound mind because of the old age when the contract was made. तो मेंटल डिके का मतलब होता है, आप देखते होंगे जब एज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लोग अपना सोचने समझने का सुध-बुध भूल जाते हैं, अपना क्षमता खो जाते हैं, कैपेसिटी खत्म हो जाती है. तो ऐसे मेंटल डिके होकर किसी को अगर हो गया है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. सो एन एग्रीमेंट विद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वॉइड. और इस तरह से अगर किसी भी, अभी देखा हम लोगों ने 5 तरह का अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति हैं, किसी से भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड है, वैलिड नहीं माना जाएगा. बट अंडर सेक्शन 68 the property of such a person is always liable for necessaries supplied to him or to anyone whom he is legally bound to support. लेकिन ऐसे पर्सन तो लाइबल नहीं है, कैपेबल नहीं है टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लाइबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ऑब्लिगेशंस है, क्योंकि इनकी नेसेसरीज का फुलफिलमेंट तो कराना जरूरी है, कराना ही होगा. अब हम लोग थर्ड पॉइंट का बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पर्सन्स डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. 2 हम लोगों ने कर लिया है. ये थर्ड पॉइंट है मेन हेड में, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ. कानून कहता है कि इस तरह के लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. किस तरह के लोग, आइए डिटेल में बात करते हैं. पहला है एलियन एनिमी, दूसरा है फॉरेन सोवरेन्स एंड डिप्लोमेटिक स्टाफ, फिर है इंसॉल्वेंट्स, और फिर कन्विक्ट है, और फिर है कॉर्पोरेशंस और कंपनी गोइंग अल्ट्रा वायरस इट्स मेमोरेंडम. एक एक करके बात करते हैं. एलियन एनिमी. एलियन एनिमी का मतलब होता है, देखते हैं ये, an alien is competent to contract with citizens of India
एलियन का मतलब होता है विदेशी नागरिक जो दूसरे देश के हैं। हम लोग इंडियन हैं तो हम लोग किसी चाइनीज से, फ्रेंच से, अमेरिकन से, रशियन से कांटेक्ट कर सकते हैं। एन एलियन एनिमी इज हु विद हुज कंट्री इंडिया इज एट वॉर। लेकिन अगर कोई एलियन है यानी दूसरे देश का अगर कोई व्यक्ति है और वो देश हमारे देश से अगर युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो उस देश का नागरिक को भी हम लोग एनिमी यानी दुश्मन जैसा समझेंगे और उससे हम लोग फिर कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। If a war is declared, an alien enemy cannot enter into any contract with an Indian citizen. लेकिन अगर वॉर का डिक्लेरेशन हो गया है, मान लेते हैं कि हम लोग का इंडिया का चाइना से अगर मान लो वॉर का डिक्लेरेशन हो गया है, तो अब जब डिक्लेरेशन हो चुका है तो अब हम लोग किसी भी चाइनीज से यानी चाइना के निवासी से अब हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब वॉर वगैरह का कोई डिक्लेरेशन नहीं था, चीज़ें नॉर्मल थी, तब हम लोग किसी विदेशी से कांटेक्ट कर सकते हैं। Contracts entered before the declaration of war either stayed or terminated, but contracts entered into during the war are unenforceable. तो अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो रखा था तो वो दूसरी बात है, उसको फिर टर्मिनेट कहता है लॉ, टर्मिनेट यानी उसको खत्म कर दिया जाएगा। और बाद में जो है जब ड्यूरिंग वॉर अब हम लोग दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन सोवरेन्स एंड डिप्लोमेटिक स्टाफ। फॉरेन सॉवरेन या डिप्लोमेटिक स्टाफ का मतलब होता है कि किसी भी विदेशी राजदूत, दूसरे देश से किसी राजदूत से हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरे देश के जो जासूस होते हैं, राजदूत होते हैं खुफिया एजेंसी के, हाँ, तो उनसे हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये अनलॉफुल है। लॉ कहता है डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो फिर वॉइड। दीज पर्सन्स आर इम्यून from the jurisdiction of the local courts unless they are voluntarily submit to its jurisdiction. These persons have a right to contract but can claim the privilege of not being sued. आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं और अगर करते हैं तो फिर उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। द रूल्स रिगार्डिंग सूट्स बाय or against foreign sovereigns are laid down in sections 84 to 87 of the civil procedure code. तो सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 84 टू 87 में डला है, सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप उससे क्यों कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्टीज हमारा जो है वो है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन है? इंसॉल्वेंट इज द पर्सन हुज द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इज मोर देन हिज अमाउंट ऑफ पर्सनल आसेट्स, यानी किसी का जो लाइबिलिटीज है उसके आसेट्स के वैल्यू से ज़्यादा है। यानी मान लेते हैं अगर उसका टोटल लाइबिलिटी आसेट्स जो है अगर वो 10 लाख रुपए का है और उसका टोटल जो लाइबिलिटीज है मान लेते हैं 15 लाख रुपए का, 15 लाख का है, तो 5 लाख से जो एक्सीड कर रहा है उसका लाइबिलिटी एंड ऑल्सो ही इज नॉट कैपेबल टू पे हिज अमाउंट ऑफ डेट और हिज अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी, यानी 5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा एक्सीड कर रहा है उसका लाइबिलिटी, उसको पे करने में अगर वो असक्षम है, ऐसे पर्सन को हम लोग इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो अगर कोई इंसॉल्वेंट है तो इंसॉल्वेंट भी जो है कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एज हिज प्रॉपर्टी वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी। तो ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर उसको बोलते हैं जो उसके सारे एसेट्स को सेल आउट कर देता है और जो लाइबिलिटीज है उसका पे ऑफ करता है। तो जब उसका एसेट्स वगैरह बचे ही नहीं तो कैसे करेगा कॉन्ट्रैक्ट? ही इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब है किसी चीज का अगर वो दोषी पाया गया है, कन्विक्शन उस पर चल रहा है, वो दोषी पाया गया है, उस पर आरोप लगाया गया है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अ कन्विक्ट व्हाइल अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट इज इनकेपेबल of entering into a contract, but this disability comes to an end on the expiry of the sentence, तो नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट पॉइंट है कॉर्पोरेशंस और कंपनी गोइंग अल्ट्रा वायरस इट्स मेमोरेंडम। तो आपको पता है, आप पढ़े होंगे कंपनीज में दो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी का जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो है MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी को आप जानते हैं कंपनी एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। तो कंपनी जो है कोई पर्सन चूंकि नहीं है, कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, इसलिए कंपनी किसी भी दूसरे पर्सन से जो है कांटेक्ट नहीं कर सकता है। कंपनी को अगर कांटेक्ट करना है तो वो कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं, उसके द्वारा उसके थ्रू जो है वो दूसरे किसी कंपनी से कांटेक्ट कर सकता है। यानी कंपनी किसी नेचुरल पर्सन से कांटेक्ट नहीं कर सकता है, वो किसी कंपनी से ही कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है,
तो अ कॉर्पोरेशन और द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, इट एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। और इसीलिए कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो कानून के नज़र में है, वास्तव में देखा जाए जाहिर में तो नहीं है। इट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्सनल नेचर, इसलिए पर्सनली कंपनी जो है किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। बट इट कैन परचेज और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन वो कोई परचेज कर सकता है और अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। इट इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली थ्रू इट्स एजेंट्स एंड सच डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ऑफिशियली स्टैम्प्ड। तो कंपनी को भी तो खरीदना बेचना पड़ता है, अपने एसेट्स को, लाइबिलिटीज का पे ऑफ करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कंपनी अपने एजेंट्स के थ्रू, अपने एम्प्लॉयज स्टाफ्स के थ्रू जो है ये सब काम करता है, करा सकता है, डायरेक्ट कंपनी किसी से नहीं कर सकता है। A company cannot go beyond what has been stated in its memorandum of association। और तो कंपनी इससे बाहर जाकर इसके अपने मन से जो है पर्सनली किसी से जाकर के एग्रीमेंट कर ले, कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो कंपनी ये नहीं कर सकती है, ये अनलॉफुल माना जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में हम लोगों ने देखा कि 3 तरह की चीज़ें हैं। पहला है कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में हम लोगों ने देखा कि 3 तरह के ऐसे पार्टीज हैं जो इनकैपेबल हैं टू मेक एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला है माइनर, दूसरा है अनसाउंड माइंड और तीसरा है डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। डिटेल में हम लोगों ने समझा है। तो आप को आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।